मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेक्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र कौन सुना रहे हैं? नहीं? चलिए तो फिर बोलिए आप लोग सूत्र। रजनी जी आप स्टार्ट करिए पहले नंबर से, एक एक सूत्र बोलना है। रजनी जी के बाद नदिला जी। उससे अधिक वाले भी परमाणु बनते हैं और ये जो अणु तो दो बनते हैं वो मेरा आपने बताया फिर भी मेरा क्लियर नहीं होगा। एक बार और क्वेश्चन फिर से बोलिए। वो जो पहले एक बार कहा पड़ा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, दो से अधिक डिफरेंस होना चाहिए स्पेक्टर परमाणु में, और ये जो है दो का भी बस वो भी आगे आने ही वाला है, वो टॉपिक आने ही वाला है। हो सकता है आज की क्लास में आ जाए, नहीं तो कल तक आ जाएगा। वो आने वाला है विषय। वो आपकी जो गड़बड़ है ना वो किस जगह है, वो समझने में गड़बड़ है कि वो जो दो अधिक है ना वो दो अधिक गुण है और यहाँ है दो अणु। तो एक जगह अणु है, दो या दो से अधिक अणुओं का स्कंध, और वहां कह रहे हैं दो गुण अधिक वाला बनता है। तो गुण का क्या अर्थ है वो अभी आने वाला है अपना टॉपिक, फिर अपन बात करेंगे। ज्योति जी बोलिए। हाँ बढ़िया। वैष्णव भी आपका हो गया ना? हाँ बोलिए। शब्द गुण नहीं है, शब्द है पर्याय। यहाँ गुणों की बात चल रही है, शब्द है पुद्गल की पर्याय। तो गुण तो है चार, स्पर्श रस गंध और वर्ण, और शब्द है पर्याय। अब बिना गुण के पर्याय कैसे है? तो ऐसा भी कहते हैं कि वो स्पर्श गुण में से, क्योंकि टकराने से उत्पन्न होते हैं ना शब्द, तो स्पर्श गुण की ही अवस्था है। अथवा ऐसे भी कहते हैं कि बिना गुण की पर्याय है, लेकिन वो स्पर्श के माध्यम से ही वो शब्द निकल रहे हैं। दो स्कंध आपस में टकराते हैं, दो अणु आपस में टकराते हैं तो शब्द नहीं बनते। दो स्कंध आपस में टकराते हैं तो ही शब्द बनते हैं, क्योंकि वो भाषा वर्गणा। वर्गणा कल क्या बताया था? वर्गणा का मतलब है स्कंध, कुछ विशिष्ट परमाणुओं के ग्रुप, वो वर्गणा, तो वो भाषा वर्गणा। तो ये स्कंध, भाषा वर्गणा के स्कंध आपस में टकराते हैं तो शब्द बनते हैं। तो शब्द है वो पर्याय है, इसलिए उसको गुणों में नहीं लिया। गुण ये चार ही हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण, और बाकी सब पर्याय है। मतलब चार ही गुण है ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य गुण चार ही हैं। इंद्रिय के विषय तो पांच हैं, शब्द है वो कर्ण इंद्रिय का विषय है, और जो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इंद्रिय के विषय हैं वो भी वो हल्का भारी रूखा चिकना, वो जो उनकी अवस्थाएं हैं ना जो पर्याय, वो विषय बन रही हैं, तो वो तो पर्याय है। ऐसे ही शब्द, उसका गुण अलग से नहीं कहा, लेकिन वो शब्द है वो पुद्गल की
पर्याय है, गुण नहीं है, इतना समझना। तो गुणों में उसका नाम नहीं लिया, ऐसा। ज्योति जी आप कुछ पूछ रहे थे? ठीक, चलिए। अपने यहाँ कल हमने बात शुरू की थी, ये हो भी गया था अपना सूत्र अण्वय स्कंद आश्रय। और यहाँ इसमें इस पुद्गल के भेद, पुद्गल दो प्रकार का कहा, अणु और स्कंद। वास्तव में तो जो अणु है वही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है, लेकिन फिर भी उसकी अवस्था के हिसाब से दो भेद किए, अणु और स्कंद। क्योंकि ज्यादा हमको स्कंद ही दिखाई देते हैं, इसलिए स्कंदों को अलग से यहाँ बताया। और अणु में, परमाणु में कितने गुण पाए जाएंगे? 4 गुणों में से। तो गुण तो चारों पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से उसकी जो अवस्था है, उसकी जो पर्याय है, वो कितनी पाई जाएगी? तो रस की 5 में से कोई एक, गंध की 2 में से कोई एक, वर्ण की 5 में से कोई एक। लेकिन जो स्पर्श की 8 अवस्थाएं बताई, उन 8 में से 4 ही अवस्थाएं परमाणु में पाई जा सकती हैं। 4 तो ओवरऑल कहा है, एक समय में एक ही होगी। तो कौन सी 4 होगी? कि ठंडा गरम और स्निग्ध रुक्ष, ये 4 ही होंगी। परमाणु हल्का भारी भी नहीं होता, कोमल कठोर भी नहीं होता। तो इन 4 में से एक समय में कोई 2, या तो ठंडा या गरम, या हल्का या भारी। तो एक समय में कोई 2। और जो स्कंद होते हैं उनमें एक समय में 8 में से 4। परमाणु में स्पर्श गुण की 4 में से एक समय में कोई 2 होती हैं। और स्कंद है, स्कंद में स्पर्श गुण की 8 में से एक समय में 4 होंगी। ठंडा गरम में से एक, हल्का भारी में से एक, रूखा चिकना में से एक, और कठोर नरम में से एक। ऐसे 8 में से 4 होंगी। किसमें? स्कंद में। ये ध्यान रखना है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, स्कंद में कितनी होंगी? तो स्कंद में 8 में से 4 होंगी, यानी 2-2 के जोड़े में से कोई कोई एक। और जो परमाणु है या अणु है, उसमें 8 में से तो 4 ही हैं, और उन 4 में से भी एक समय में 2 होंगी। अब वो कौन से 4 हैं वो हमें याद रखने हैं, ठंडा गरम और रूखा चिकना, ये 4 अणु में पाए जाते हैं। फिर यहाँ परमाणु की परिभाषा दी थी नियम सार की। और कैसा होता है परमाणु? कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, यानी इसकी शुरुआत नहीं है, जिसका एंड नहीं है। अब जो खुद ही एक प्रदेशी है, तो वो जैसे अपन इतनी सी डॉट लगाओ ना, तो इतनी सी डॉट में अपने को समझ नहीं आता इसका स्टार्टिंग क्या है, एंड क्या है। वो तो खुद ही इतनी सी है। एकदम पॉइंटेड पेंसिल करें और उसकी डॉट लगाएं। यद्यपि वो भी अनंत प्रदेशी है, वो अनंत प्रदेश घेर रहा है, लेकिन हम उतनी बारीकी में पकड़ नहीं पाते। तो वो परमाणु इतना छोटा है, एक प्रदेशी है, और उसकी शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, मध्य कहाँ है, कि वो जो कुछ है वही है बस। उसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। और ऐसे ही आत्मा की भी आदि यानी शुरुआत, मध्य यानी बीच का हिस्सा, और अंत यानी उसका एंड वो नहीं है। और परमाणु जैसे अविभागी है, उसका दूसरा विभाजन नहीं किया जा सकता, ऐसे ही आत्मा का भी विभाजन नहीं किया जा सकता, आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। आत्मा भी अभेद अखंड है। जैसे परमाणु अखंड है, वैसे आत्मा भी अखंड है। और जिस प्रकार से परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं होता, इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जाता, वैसे ही आत्मा भी इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जाता है। आंख, नाक, कान से आत्मा को देखा जा सके, जाना जा सके, ऐसा आत्मा नहीं है। और परमाणु भी वो आंख, नाक, कान से देखा जाना नहीं जा सकता। इस तरह से ये यहाँ कहा। अब एक जो शब्द की बात अभी चल रही थी, तो अणु में शब्द होते हैं, अभी मैंने कहा भी था आपको बताते समय, अणु में शब्द नहीं होते। यानी 2 अणु आपस में टकराएंगे तो शब्द उत्पन्न नहीं होंगे। ये शब्द भी स्कंदों में ही उत्पन्न होते हैं, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जैसे अणु में स्पर्श की 8 में से 4 ही कही, ऐसे ही उसमें शब्द रूप अवस्था भी अणुओं में नहीं होते। सिंगल अणु, उसमें से शब्द नहीं निकलते। सिंगल अणु टकराएंगे भी तो भी उनमें शब्द नहीं निकलेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब है अणु और स्कंदों की उत्पत्ति का नियम।
सूत्र 26 और 27, पेज नंबर 222, 222, नंबर डले नहीं है, हेडिंग से ही देखना। 220 के आगे वाला पेज है। अणु और स्कंदों की उत्पत्ति का नियम। बिना सोचे आप सूत्र बोलिएगा पीछे। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेदादणु। 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 देखिए अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी स्कंद कैसे बनते हैं और अणु कैसे बनते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। इनकी उत्पत्ति का नियम बता रहे हैं। स्कंद कैसे बनते हैं तो कह रहे हैं भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से और संघात से और दोनों से। भेद संघातेभ्य कहा है तो भेद यानी अलग होना, संघात यानी जुड़ना। भेद यानी अलग होना, टुकड़े होना, डिवाइड होना, वो भेद। और संघात यानी होता है मिलना, जुड़ना। तो भेद से यानी अलग होकर, अलग होने से, और संघात यानी मिलने से, या फिर भेद और संघात दोनों हो, ऐसा। यद्यपि सूत्र में 2 ही शब्द दिए हैं, भेद संघातेभ्य, लेकिन उसमें से 3 अर्थ निकलेंगे। भेद अलग, संघात अलग और भेद संघात दोनों भी, ऐसा। तो भेद से, संघात से और भेद संघात से उत्पद्यन्ते यानी उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? यहाँ तो लिखा ही नहीं किसकी उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है तो पीछे जो सूत्र था अण्वः स्कंधाश्च, लास्ट शब्द उसमें स्कंध था, वहां से भी हम स्कंद ले सकते हैं। और जो अगला सूत्र है वो अगले सूत्र से ऊपर वाले सूत्र में स्कंद की बात की गई है, वो समझ में आती है। क्योंकि अगला सूत्र दिया है भेदाद अणु, कि अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। तो जब ये कह दिया कि अणु की उत्पत्ति भेद से होती है तो ऊपर वाले सूत्र में किसकी बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या समझ में आया कि ऊपर वाले सूत्र में स्कंद की बात कर रहे हैं। तो स्कंद की उत्पत्ति भेद से यानी अलग होने से, संघात से यानी मिलने से, और भेद संघात दोनों, कुछ अलग हुए कुछ मिले, ऐसा भेद संघात दोनों से स्कंद की उत्पत्ति होती है। और अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? अणु कैसे बनता है कि हमने तो सुना था कि कोई द्रव्य बनता ही नहीं है, सब बने बनाए हैं। लेकिन यहाँ फिर भी एक प्रक्रिया बता रहे हैं। यद्यपि कोई द्रव्य नया बनता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग मतलब किस तरह से वो स्कंद तो बनते हैं, वो तो अवस्था है, पर अणु भी किस तरह से निकलते हैं वो बात यहाँ बता रहे हैं कि भेदात अणु। ये शब्द क्या है? भेदादणु ऐसा दिख रहा है ना अपने को, तो इसका संधि विच्छेद होगा भेदात यानी भेद से, और अणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। ये भेदात, ये त का अ मिलके द बन गया यहाँ पर। ये त और अ दोनों मिले तो यहाँ द बन गया। भेदादणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। यानी अणु अगर बनेगा मतलब स्कंद टुकड़े 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 हुए तो अणु तो कब होगा, निकलेगा उसमें से कि टुकड़े होते जाएं टुकड़े होते जाएं। भेद से ही अणु बनेगा। अणु कभी ऐसे बन सकता है कि कुछ जुड़ जाए तो अणु बन जाए? कुछ जुड़ के अणु नहीं बन सकता, क्योंकि अणु है वो सिंगल ही है, एक प्रदेशी है। अब उसमें कुछ जुड़ जाएगा तो वो अणु ही नहीं रहेगा। इसलिए अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होगी। वो तो अलग 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 हो जाएगा स्कंद से तो ही अणु निकल पाएगा, कुछ जुड़ जाएगा तो वो अणु नहीं रह पाएगा। इसलिए अणु तो कैसे बनता है? भेदात, भेद से अणु बनता है, उत्पन्न होता है। लेकिन स्कंद कैसे बनते हैं? कि स्कंद भेद से भी बनते हैं। ये क्या बात है? स्कंद तो जुड़ जुड़ के बनते हैं ना, भेद से कैसे बनते हैं? देखो भेद से बनते हैं स्कंद। जैसे ये अभी अपने को एक दिख रहा है, एक दिख रहा है। अब ये हमने कर दिया इसके भेद, तो ये 2 क्या बने? इसमें से एक अणु और एक स्कंद है क्या? ये तो स्कंद है, और ये भी स्कंद है, ये भी स्कंद ही है ना इतना बड़ा। तो ये
ये पहले एक स्कंद का एक इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था और उसमें आरा चला के 2 टुकड़े कर दिए, तो वो 2 क्या बने? वो 2 भी 2 स्कंद हो गए। तो ऐसे स्कंदों की उत्पत्ति भेद से होती है। 2 बड़े बड़े, एक बड़ा स्कंद हो, उसके टुकड़े करेंगे तो 2 स्कंद और बन जाएंगे, नहीं थोड़े छोटे बनेंगे लेकिन 2 बन गए, से 2 हो गए। तो ये भेद से हुई। अथवा संघात से हो जाती कि 2 अलग अलग थे, इन दोनों को जोड़ दिया, मिला दिया, तो अब ये एक बन गया स्कंद। संघात से तो हमको समझ में आता है ना, अलग अलग परमाणु थे। संघात का मतलब है मिलना, जुड़ना। तो अलग अलग परमाणु थे, अलग अलग परमाणु थे, अथवा 2 स्कंद अलग अलग थे, अलग अलग स्कंद थे, वो जुड़ गए, तो वो जुड़ के एक हो गया। ये 2 अलग अलग थे, ये जुड़ के एक हो गया, तो ये जुड़ के भी बना एक, ये एक क्या हुआ? ये भी स्कंद ही हुआ। स्कंद समझ में आता है ना, अनेक परमाणुओं का जो समूह है वो स्कंद है। तो ये 2 अलग अलग थे, ये जुड़ के एक हो गया, तो ये संघात से उत्पन्न हुआ। ये एक था, ये निकल के अलग अलग हो गए, तो ये भेद से भी स्कंद बना। और कुछ ऐसे बनते हैं कि भेद और संघात दोनों कार्यक्रम उसमें होते हैं, कि कुछ चीज तो निकलती है और कुछ मिल जाती है, ऐसा भी होता है। अब अभी यहाँ समझ लो, बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर में प्रति समय परमाणु निकलते भी रहते हैं और नए मिलते भी रहते हैं, तो भेद भी हो रहा है और मिलना भी हो रहा है, संघात भी हो रहा है और स्कंद रूप है। और भी कोई भी चीजें अपन इस तरह की देख सकते हैं कि किसी चीज में से अपन कुछ निकाल देते हैं, कुछ मिला देते हैं। डेली लाइफ में जो भी कुछ भी काम करते हैं, तो कोई चीज तो उसमें से निकाल देते हैं, दूसरी चीज मिला देते हैं और फिर नया स्कंद उससे बन जाता है। जैसे बोली रजनी जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं बोल रही थी जैसे एक पेजों को मिला के एक बुक की रचना हो गई। हाँ, तो ये संघात से हुआ, हाँ, संघात से हुआ। अभी अपन उसमें से अपन क्या करते हैं, एग्जाम है अपना, अभी समझ लो पुराने जमाने के हिसाब से एग्जाम है, तो अपन ने एक कॉपी में से बीच में से 4 पेज पिन पेज निकाले, उनको स्टेपल किया, तो एक नया बन गया, उससे एग्जाम की कॉपी बन गई। तो वो भेद करके बना, वो मिला के बनाया था, बाइंड करके बुक बनाई थी, वो संघात से बनी थी। ये हमने उसमें से पेज निकाले, फिर उनको जोड़ दिया, तो वो संघात से हुआ। और भेद संघात दोनों क्या है? जैसे समझ लो अपन किचन में कुछ भी चीज बनाते हैं, वो डिश बनाते हैं, समझ लो टमाटर है, टमाटर का अंदर से वो निकाल दिया गुद्दा, तो वो तो निकाल दिया, भेद कर दिया, फिर उसमें कुछ और केले का मसाला फिल कर दिया, तो वो उसमें जोड़ दिया और फिर उसका जो भी कुछ भी बना दिया, सब्जी वब्जी जो भी कुछ भी, तो वो एक नया आइटम बन गया। तो भेद भी हुआ, संघात भी हुआ। बहुत सारे काम अपन ऐसे करते हैं इस तरह की डेली लाइफ में, तो वो स्कंद उत्पन्न होते हैं, भेद से भी, संघात से भी और भेद संघात दोनों से भी। हाँ, लड्डू बनाते हैं तो लड्डू में संघात हुआ। तोड़ दिया था। हाँ, खाने के लिए उसको तोड़ दिया, तो वो लड्डू के 2 टुकड़े हुए, तो वो भी स्कंद ही रहे। पहले एक लड्डू बनाया था पूरा, वो हमने संघात करके बनाया, फिर उसको खाने के लिए तोड़ा, तो वो 2 टुकड़े भी दोनों स्कंद रहे। ऐसा तो भेद से भी स्कंद उत्पन्न हुए, संघात से भी स्कंद उत्पन्न होते हैं, और भेद संघात दोनों से भी स्कंद उत्पन्न होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी चीज आप देखो, तो किसी चीज के अपन पीस करते हैं, फिर उसमें दूसरी चीज मिलाते हैं, वो एक नया स्कंद हो जाता है। तो भेद भी किया, संघात भी किया, और उससे स्कंदों की उत्पत्ति होती है। सरल विषय है, मतलब ये समझ लो कि सब अपने ये पुद्गलों का प्रकरण है ना, पुद्गल तो दिन भर अपने संपर्क में आते हैं, तो किस तरह से क्या होता है, बस इस तरह से अपन ने नहीं सोचा है। काम तो सारे दिन चलते हैं ऐसे, कोई पुरानी चीज से आजकल बहुत इस तरह के आते हैं यूट्यूब में, कोई पुराना कपड़ा था, पुरानी चद्दर थी, उसको कुछ अलग तरह से हमने कट किया, फिर उसमें कुछ और जोड़ दिया, तो कुछ नई चीज बन गई। तो कुछ हटाया, कुछ मिलाया और एक नया उससे बन गया। ऐसे इस तरह की जो भी चीजें, जो भी कुछ भी काम समझे, तो इस तरह से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। देखिए यहां से पढ़ते हैं, भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। अणु की उत्पत्ति स्कंधों के भेद यानी टूटने से होती है, संघात से नहीं होती। ये ध्यान रखने वाली बात है, अणु कभी भी जुड़कर नहीं बनेगा, अणु तो हमेशा स्कंद में से अलग अलग होगा तो ही बनेगा। बनेगा मतलब समझ में आ गया ना, कि अगर स्कंद टूटेगा
तो उसमें से अणु कैसे निकलेगा कि वो टूटने से ही निकलेगा, बनेगा मतलब है निकलना, ऐसा। बने बनाए तो सब है ही, अलग से नया कुछ बनना नहीं है, कोई भी नया द्रव्य बनता नहीं है। विश्व में जितने द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं विश्व में, कितने हैं पुद्गल द्रव्य, कितने हैं विश्व में, बोलिए पुद्गल द्रव्य कितने हैं, शशि जी बोलिए। असंख्यात नहीं। सरोज आंटी, पुद्गल द्रव्य कितने हैं? कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इन विषयों में, बिल्कुल टिप्स पे रट जानी चाहिए। अब ये कठिन विषय नहीं है, सरल है विषय। अंकल बोलिए, पुद्गल द्रव्य कितने हैं? नहीं नहीं नहीं, अनिता जी। हाँ, मधु जी बोलिए। एक प्रदेश अणु संख्या संख्या सूक्ष्म स्तंभ। नहीं नहीं नहीं, देखो अनिता जी ने सही जवाब दिया था। कितने हैं पुद्गल द्रव्य विश्व में? अनंतानंत। ये संख्या है, आप लोग जो बता रहे हो संख्या है तो संख्या, तो उनके प्रदेश बता रहे हो। मैंने आपको कहा था ना वो चार्ट किस किस ने अपने हाथ से नहीं बनाया है। ये हैंड तो डाउन हैंड कर लीजिए सारे, और फिर वो हाथ खड़ा करिए जिन्होंने अपने हाथ से कॉपी में चार्ट नहीं बनाया है। 1 2, कांता आंटी की तो कोई बात नहीं, वो इतना करते हैं, वो बहुत है। 3 4 5 6, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको विषय क्लियर होगा। उसको अलग करके रखिए, ये तो इनकी संख्या है, ये इनके प्रदेश हैं। प्रदेश मैंने पहले भी आपको कहा था, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अपन लिखेंगे नहीं ना तब तक फिर वो समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी मुझसे। और सूत्र भी याद कर रहे हैं तो ऐसा विषय ख्याल में लेके, ये प्रदेश बताने वाला सूत्र है कि ये संख्या बताने वाला सूत्र है कि ये उपकार बताने वाला सूत्र है, ऐसा माइंड में थोड़ा कंसेप्ट उपयोग एकाग्र करके उसको बोलें तो विषय ख्याल में आएगा। तो पुद्गल द्रव्य है अनंतानंत, तो जितने अनंतानंत है ना, अनंतानंत मतलब कुछ भी होंगे ऐसे नहीं है, वो फिक्स है। अनंत की संख्या कितने अनंत हैं वो फिक्स है। तो जितने अनंत हैं उससे एक भी कम नहीं होता, एक भी ज्यादा नहीं होता। वो अनंतानंत कौन जानता है? हम जान पाते हैं कितनी संख्या है वो अनंतानंत की? कौन जान पाता है? कौन जान पाएगा? शीला भाभी। हाँ, अनंत है वो केवल ज्ञान का विषय है, वो हमारे ज्ञान में नहीं आएगा, लेकिन केवल ज्ञान में बराबर वो फिक्स संख्या दिखती है। कितने अनंत हैं, ऐसे नहीं हाँ वे अनंत होंगे, ऐसे अनलिमिटेड कुछ भी दिख रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल फिक्स। तो जितने फिक्स वो हैं उतने ही रहते हैं, ना एक बढ़ता है ना घटता है। तो फिर यहाँ जो कहा उत्पद्यन्ते, कि वो उत्पद्यन्ते का मतलब है उसमें से निकलते हैं, अलग होते हैं। घटते बढ़ते संख्या जो ओरिजिनल संख्या है वो कोई घटती बढ़ती नहीं है, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो। धर्म धर्म आकाश तो एक एक है ही, और काल जो असंख्यात जितने हैं वो भी उतने फिक्स असंख्यात हैं, उसमें भी एक कम या एक ज्यादा नहीं होता है। ये ध्यान रखना है। द्रव्यों की संख्या, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, और काल वो असंख्यात, ऐसा। ये द्रव्यों की संख्या। बोलिए सुनीता आंटी। ये जो भेद से संघात से और भेद संघात से लिया हुआ है, इसमें जो भेद संघात से लिया है वो जो भेद संघात से लिया वो एक समय में ही होना होगा ना, कि एक काल में भेद भी हो संघात भी? हाँ, एक ही टाइम में दोनों काम हो। अलग अलग टाइम में होंगे जब तो वो भेद अलग है संघात अलग है, वो तो है ही। एक ही टाइम में, अभी अपन ने जो उदाहरण लिए वो तो स्थूल है, ऐसे उसमें समय भेद तो दिखता है, लेकिन इस तरह से उसी समय भेद भी हो रहा है, उसी समय संघात भी हो रहा है, लेकिन उससे स्कंद बन रहे हैं, स्कंदों की उत्पत्ति बता रहे हैं। तो भेद भी हो संघात भी हो, पर एक ही टाइम पे दोनों काम एक साथ हो, उससे भी स्कंद ही बनेगा, अणु नहीं बनेगा।
इसमें जो पहाड़ वाला एग्जाम्पल आता है मोक्ष प्रकाश है वो ले सकते कि परमाणु जुड़ते हैं आते रहते हैं आते भी हैं और कभी हाँ जाते भी हैं। हाँ, जो सुमेरु पर्वत में है, और जैसे अभी अपने शरीर का दिया कि उसमें भी आते भी हैं निकलते भी हैं, दोनों इस तरह से जो भी चीजें हैं ये, और भी जो चीजें हैं ना अपने घर की, ये अपना मकान है, टेबल है, कुर्सी है, गाड़ी है, पलंग है, फर्नीचर है, सब में हर समय आ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, तो वो स्कंदी है। लेकिन अपने को अभी उत्पद्यंते वाली बात है ना, तो कोई नया उत्पन्न हो रहा हो ऐसा देखना है। ये तो सब मेंटेन बने हुए दिखाई देते हैं, पर कोई ऐसा कि जिसमें भेद हुआ, जिसमें जुड़े और कोई नई चीज बन गई, ऐसा। तो भेद संघातेभ्य, वो दोनों काम एक समय हो रहे हैं और स्कंद बन गया कोई नया, उस तरह का उदाहरण अपन यहाँ देख रहे हैं। वर्षा भाभी बोलिए। अभी मैं पूछ रही थी अणु जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, तो अलग अलग तरीके के भी अणु होना चाहिए सबके लिए। एक ही टाइप के होते हैं मतलब मतलब जैसे अणु है तो एक ही, जिनके अंदर एक तरीके की जो होती है गुण होते हैं वही पूछ रहा था, अलग अलग गुण वाले नहीं, वो गुण का अर्थ जो आप मतलब अभी यहाँ नियम आएगा कि कैसे कैसे परमाणु जुड़ते हैं, कैसे उनका स्कंद बनता है, वो आगे के सूत्रों में आने वाला है नियम, तो वहां वो गुण का अर्थ अलग होता है। बाकी ऐसा नहीं है, वो जो कल अपन ने वर्गणाओं की चर्चा की थी ना, वहां वो जो स्कंद बने हैं वो समान वाले हैं। उसके अलावा तो जिनमें एबिलिटी होती है वो जुड़ते हैं, तो उसको अपन गुण भी कह सकते हैं। हर कोई चीज एक दूसरे से नहीं जुड़ती है। आप प्लास्टिक को फेविकोल से चिपकाना चाहो तो चिपक जाएगा क्या? नहीं चिपकेगा। फेविकोल से कागज चिपका लो या लकड़ी चिपका लो, लेकिन प्लास्टिक की चीजें नहीं चिपकेगी। तो वो जिसमें जो एबिलिटी होती है उस हिसाब से वो बनता है। तो जिसमें जुड़ने की, जैसी जिन परमाणुओं में आपस में जुड़ने की, स्कंद बनने की योग्यता है, वो जुड़ेंगे, उनका नियम आगे आएगा। पर वहां जो गुण शब्द आएगा, वो गुण शब्द ये वाला गुण नहीं होगा जो हम गुण समझते हैं ना, स्पर्श रस गंध वर्ण। वहां गुण का अर्थ अलग होगा, वो अभी अपन सूत्र जब आएगा तभी चर्चा करेंगे। देखिए, स्कंधों के टूटने को भेद कहते हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं या स्कंधों के मिलकर एक हो जाने को संघात कहते हैं। दो परमाणुओं के संघात से दो प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न होता है। दो परमाणु जुड़े तो कौन सा स्कंध बनेगा? दो प्रदेश वाला स्कंध बनेगा। दो प्रदेश वाले एक स्कंध और एक अणु के संघात से या तीन अणुओं के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न होता है। मतलब कोई स्कंध है जिसमें तीन प्रदेश हैं, तो वो कैसे बनेगा कि या तो कोई दो अणु वाला स्कंध हो और एक अणु अलग हो, वो दोनों जुड़ जाएं तो तीन अणु वाला स्कंध हो जाएगा, या फिर तीन अणु अलग अलग सिंगल सिंगल हो और वो तीनों आपस में जुड़ जाएं तो भी तीन अणु वाला स्कंद बन जाएगा। तो ऐसे तीन प्रदेश वाला स्कंद इस तरह से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार दो दो प्रदेश वाले दो स्कंधों के संघात से या तीन प्रदेश वाले एक स्कंद और एक अणु के संघात से या चार अणुओं के संघात से चार प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। ये तो सिंपल सी जैसे जोड़ बाकी नहीं होते हैं, प्लस करना सिखा रहे हैं। जैसे अपने को चार लाना है, हमको चार लाना है, मतलब चार अणु वाला स्कंध हमको चाहिए, तो कैसे, कितना ऑप्शन हो सकते हैं उसके? या तो एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, ये भी चार हो सकता है ना? या फिर 3+1, ये भी हो सकता है। या 2+2, ये भी 4 हो सकता है। ये तीन ऑप्शन इसके बन सकते हैं ना। हमको चार अणु वाला स्कंध चाहिए, तो चार अणु अलग अलग हो तो भी ये बन जाएगा स्कंध, या फिर तीन अणु का एक स्कंध हो और एक अणु अलग हो तो भी चार अणु वाला स्कंध बन जाएगा, या फिर एक स्कंध दो अणु वाला हो, एक स्कंध दो अणु वाला हो तो भी चार अणु वाला स्कंध बन जाएगा। तो यहाँ तो छोटी संख्या में अभी बता रहे हैं, ऐसे स्कंध अलग अलग तरह से, किसी भी तरह से कोई भी संख्या में स्कंध हो परमाणुओं की, और उसके जुड़ने से स्कंध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दो प्रदेश वाले स्कंधों के संघात से या तीन प्रदेश वाले एक स्कंध और एक अणु के संघात से या चार अणुओं के संघात से चार प्रदेश वाले स्कंध उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत परमाणुओं और स्कंधों के संघात से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंध उत्पन्न होते हैं। अनंत परमाणु अलग अलग थे और वो सारे एक साथ जुड़ जाएं
तो भी अनंत परमाणु वाला स्कंद उत्पन्न हो जाएगा। और कुछ कम अनंत एक जगह थे स्कंद रूप में, कुछ छोटा अनंत परमाणु का स्कंद था, वो दोनों आपस में जुड़े तो भी उतने अनंत परमाणुओं का स्कंद एक बन गया। अलग अलग किसी भी तरह से ये संख्यात अणु वाले, असंख्यात अणु वाले या अनंत अणु वाले स्कंद बन जाते हैं। इसी प्रकार संख्यात आदि परमाणुओं के स्कंधों के भेद से दो प्रदेश आदि स्कंद उत्पन्न होते हैं। संख्यात आदि परमाणुओं के स्कंध के भेद से, यानी कोई स्कंध है जिसमें संख्यात परमाणु है कि असंख्यात परमाणु है कि अनंत परमाणु है और उसके टुकड़े हुए, तो संख्यात परमाणु वाले स्कंद के टुकड़े होने पर जो दो टुकड़े हुए उसके जो स्कंद बनेंगे, दो स्कंद हुए, उनमें कितने कितने परमाणु हो सकते हैं? एक स्कंद था उसमें संख्यात परमाणु थे, उसके दो टुकड़े किए, तो अब ये जो दो टुकड़े निकले इसमें कितने कितने परमाणु हो सकते हैं? सुधा जी बोलिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर संख्यात परमाणु वाला स्कंद था और उसके दो टुकड़े करेंगे तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि एक में अनंत निकल गए, क्योंकि उसमें थे ही टोटल संख्यात, तो उसके दो टुकड़ों में भी एक एक टुकड़े में संख्याती परमाणु निकलेंगे। ठीक है। अभी अनंत परमाणु का कोई स्कंद है, अनंत परमाणु के स्कंद के अगर टुकड़े हों तो उसमें कितने, कौन कौन से, किस तरह से परमाणु हो सकते हैं? बोलिए ज्योति जी। संख्यात, असंख्यात और अनंत। बहुत बढ़िया। अगर अनंत परमाणु का स्कंद है तो ऐसा भी हो सकता है कोई उसमें से संख्यात परमाणु वाला स्कंद निकल जाए, कोई असंख्यात परमाणु वाला निकल जाए और कोई अनंत परमाणु वाला निकल जाए। उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सारे अनंत परमाणु वाले जो भी टुकड़ा हो वो ऐसा ही निकले। जैसे हमने लड्डू होता है ना, ये सर्दी वाले लड्डू, उसको तोड़ते हैं, वो इतना जमा हुआ रहता है हार्ड, तो उसको तोड़ते हैं तो कुछ तो बड़ा टुकड़ा टूटता है, कोई एक बिल्कुल एक बाइट जैसा टूटता है, फिर कुछ चूरा चूरा हो जाता है, ऐसा होता है। उसको जोर से तोड़ते हैं, कभी कभी तो उससे तोड़ना पड़ता है। तो वो ऐसे जैसे अलग अलग होते हैं, ऐसे ही वो अनंत परमाणु का स्कंद है, उसके टुकड़े हुए तो अलग अलग टाइप से उसके टुकड़े हो सकते हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं अंकल? वो संख्यात वाले में एक स्कंद के संख्यात के दो स्कंद थोड़ी होते हैं, एक स्कंद दो प्रदेश का भी हो सकता है। तो वो दो प्रदेश भी संख्यात ही कहलाएंगे ना, दो प्रदेश संख्यात ही कहलाएंगे, तो उसको संख्यात ही बोलेंगे। दो प्रदेश वाला भी हो सकता है, फिर तीन प्रदेश वाला भी, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे संख्यात ही, क्योंकि दो से संख्यात शुरू हो जाता है तो बोलने में उसको संख्यात प्रदेश ही बोलेंगे, इसलिए। इसी प्रकार संख्यात आदि परमाणुओं के स्कंधों के भेद से दो प्रदेश आदि के स्कंद उत्पन्न होते हैं। किन्हीं के भेद से और किन्हीं के संघात से, यानी भेद संघात दोनों से भी स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद और संघात अलग किया, मिलाया, इससे दोनों से भी स्कंधों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि स्कंधों की उत्पत्ति तो संघात से, भेद से और भेद संघात, इन तीनों से होती है, परंतु अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है, संघात या भेद संघात से नहीं होती। ठीक है, ये कंक्लूजन बता दिया अणु की कैसे होती है और स्कंद की कैसे होती है। अब ये बता रहे हैं चाक्षुष स्कंद। चाक्षुष का मतलब है कि चक्षु इंद्रिय से दिखने योग्य जो स्कंद है। यहाँ तो अभी जो बात की थी कॉमन बात की थी, जो भी कोई स्कंद है वो कैसे उत्पन्न होते हैं, किस तरह से बनते हैं, लेकिन ऐसे स्कंद जो हमको आंख से दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि जो भी स्कंद हैं वो हमको आंख से दिखाई दे ही देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। संख्यात अणु वाले और असंख्यात अणु वाले स्कंद हमको आंख से दिखाई नहीं देते, हमको अनंत परमाणु वाले स्कंद ही आंख से दिखाई देते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो आंख से दिखाई दे ऐसे स्कंद वो कैसे बनते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। देखिए आगे, वर्ण वाला होने पर भी, रूपी होने पर भी, अत्यंत सूक्ष्म होने से अणु तो चक्षुइंद्रिय के माध्यम से देखने में आता ही नहीं है, पर अनंत परमाणु के पिंड होने पर भी
अनेक स्कंद चक्षु इंद्रिय से देखने में नहीं आते। संख्यात असंख्यात वाले तो आते ही नहीं है, अनंत परमाणुओं वाले भी कई स्कंद ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म रूप पर नमन करते हैं, तो वो आंख से देखने में नहीं आते। जैसे ये जो वर्गणाएं हैं, हमको किसी को दिखती है ऐसे चलो आहार वर्गणा की तो ये सब चीजें अपने को स्कंद रूप में दिख रही हैं, लेकिन भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा ये दिखाई नहीं देती हैं। वर्गणा है, स्कंद है अनंत परमाणुओं के, लेकिन नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए वो स्कंद चक्षुरेंद्रिय से देखने में नहीं आते। तो कौन से देखने में आते हैं? जो स्कंद चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से देखने में आवे उन स्कंदों को चाक्षुष स्कंद कहते हैं। जो चक्षुरेंद्रिय से देखने में आते हैं उनको कहते हैं चाक्षुष स्कंद। और जो स्कंद चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में नहीं आवे उन स्कंदों को अचाक्षुष स्कंद कहते हैं। सिंपल है, जो चक्षु से देखने में आए वो चाक्षुष, और जो चक्षु से देखने में नहीं आ रहे ऐसे स्कंद वो अचाक्षुष स्कंद कहलाते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष कैसे बनते हैं? अब कोई स्कंद ऐसा है जो अचाक्षुष है, जो चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं दे रहा, और फिर वो कभी भी क्या वो चक्षु इंद्रिय से दिखाई देने योग्य स्कंद नहीं बन पाएगा, तो बन जाता है। ये पुद्गलों में ऐसा परिणमन होता रहता है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल, मतलब आज जो चीज है, आज जो हमें हरा पेड़ दिखाई दे रहा है, लकड़ी दिखाई दे रही है, और फिर उसमें परिणमन होता है, कन्वर्ट होता है, वो कागज रूप में बन जाता है। आज जो कागज दिखाई दे रहा है, फिर उसकी वो पेपर मैशी बना के और वो कुछ दूसरी चीजें बना देते हैं, और नहीं तो इसको जला देते हैं तो इसकी राख बन जाती है। तो ये ऐसा पुद्गलों में परिणमन हो जाता है। तो जो पुद्गल आज अचाक्षुष है यानी चक्षुरेंद्रिय से दिखाई नहीं दे रहा, वो कभी ऐसा परिणमन करके चाक्षुष हो जाता है, हो सकता है, चक्षुरेंद्रिय से दिखाई देने योग्य हो सकता है। तो वो कैसे होता है उसका नियम यहाँ पर बता रहे हैं। एक अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष कैसे बनते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अगले सूत्र में दिया गया है। नेहा जी बोलिए। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात दोनों से, भेद संघाताभ्याम, भेद और संघात दोनों से स्कंद चाक्षुष बनता है, अर्थात चक्षु इंद्रिय से जानने योग्य, चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। कैसे होता है कि जो भी कोई स्कंद है वो कोई तो चाक्षुष होते हैं, कोई अचाक्षुष होते हैं। तो जो अचाक्षुष स्कंद है, मतलब जो चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य नहीं है, वो चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य कैसे हो जाता है कि उसमें भेद और संघात दोनों हो। जो तीसरा तीन बताए थे ना पीछे, भेद से, संघात से और भेद संघात से। तो कोई स्कंद है वो चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य कब बनेगा कि उसमें भेद संघात दोनों होते हैं, तो वो चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य भी बन जाता है, बन सकता है, ऐसा उसका नियम है। देखिए, वस्तु स्थिति यह है कि अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद अचाक्षुष होता है और कोई स्कंद चाक्षुष होता है। अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी मतलब अनंत परमाणुओं का कोई स्कंद है, फिर भी आंख से नहीं दिख रहा। अनंत परमाणुओं का स्कंद है फिर भी नहीं दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और कोई है अनंत परमाणुओं का स्कंद है और दिखता है आंखों से, तो अनंत का है इसलिए दिख जाएगा ये जरूरी नहीं है। अनंत का है तो भी दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। औदारिक शरीर रूप स्कंद चाक्षुष है और उससे अनंत गुणे परमाणु वाले कार्बन शरीर रूप स्कंद चाक्षुष नहीं है। हमें ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा शरीर है कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। कल मैंने आप लोगों को कहा था, जिन लोगों को नहीं इसके बारे में ज्ञान हो वो पढ़ें। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, साधारण भाषा में कहें। औदारिक का मतलब है जो स्थूल शरीर है। स्थूल का मतलब जो मोटे हैं वो औदारिक शरीर है और जो पतले हैं उनके औदारिक नहीं है, ऐसा नहीं। स्थूल का मतलब है इन 5 शरीरों में सबसे स्थूल है,
सबसे स्थूल है मतलब जो ऐसा दिखाई दे जाता है। यहाँ स्थूल का मतलब है जो आंख से दिखाई दे जाए। तो ये किसके होता है औदारिक शरीर? मनुष्य और तिरंचों के। तो मनुष्य और तिरंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर में जितने परमाणु होते हैं उससे असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु वैक्रियक शरीर में होते हैं। ये पीछे वहां सूत्र दिए हैं दूसरे अध्याय में। औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु औदारिक शरीर में जितने थे, मान लो औदारिक शरीर में अनंत हैं, लेकिन अपन ने वो मान लिया वो है 100 ऐसा। तो वैक्रियक शरीर में कितने होंगे? वैक्रियक शरीर में 1000, इतने ज्यादा परमाणु। और फिर भी औदारिक शरीर तो दिखता है और वैक्रियक शरीर नहीं दिखे, देव अदृश्य हो जाते, नहीं दिखता उनका शरीर। तो वो परमाणु ज्यादा होने से वो चाक्षुष हो जाएंगे और परमाणु कम होने से वो चाक्षुष नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। और वैक्रियक से और ज्यादा परमाणु होते हैं आहारक में। आहारक तो दिखता नहीं आंख से। और आहारक से अनंत गुणे तेजस में, तेजस से अनंत गुणे कार्बन में। और ये कोई शरीर नहीं दिखते। वैक्रियक शरीर दिख सकता है लेकिन आहारक, तेजस और कार्बन तो दिखते ही नहीं आंख से। और परमाणु है उनमें ज्यादा। तो ये बता रहे हैं कि ज्यादा परमाणु होने पर भी वो स्कंद चाक्षुष हो यानी आंख से दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोई स्कंद आंख से दिखने योग्य कैसे होता है उसका नियम यहाँ पर बता रहे हैं। बात यह है कि सूक्ष्म परिणमन वाले स्कंद का भेद होने पर भी कभी कभी वह अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना ही बना रहता है। तो सूक्ष्म रूप परिणमन करने की उसमें योग्यता है और सूक्ष्म रूप ही परिणमन करता है, वो ऐसा अपना सूक्ष्म परिणमन नहीं छोड़ता, तो वो अचाक्षुष ही बना रहता है। वस्तुतः बात यह है कि अकेले भेद से स्कंद चाक्षुष नहीं होता, अपितु भेद और संघात से स्कंद चाक्षुष बनता है। ये नियम यहाँ बताया है कि कोई स्कंद चाक्षुष कब बनेगा। अपने को ऐसा लगता है कि उसमें संघात हो जाना चाहिए, बस संघात हो जाए, बढ़ जाए, मोटा हो जाए तो हमको दिख जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि अकेला संघात मतलब जुड़ गए, मिल गए तो ही हमको दिखेगा, ऐसा नहीं। अनंत तो पहले ही है, परमाणु तो पहले ही इतने ज्यादा है उसमें। तो उसमें से कुछ ऐसे निकले जो सूक्ष्म रूप परिणमन कर रहे थे, कुछ निकल जाए और कुछ दूसरे जुड़ जाए, भेद और संघात दोनों हो जाए, तो वो स्कंद चाक्षुष होता है, आंख से दिखने योग्य होता है। तो मतलब यहाँ 3 बातें अपन ने पढ़ ली। स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है, अणु की उत्पत्ति कैसे होती है और चाक्षुष स्कंद कैसे होते हैं। तो सामान्य रूप से स्कंद बनते हैं भेद से, संघात से और भेद संघात दोनों से। और अणु कैसे बनते हैं कि अणु बनते हैं अकेले भेद से, और चाक्षुष स्कंद वो भेद संघात एक से। चाक्षुष स्कंद भेद संघात से होते हैं। किसी एक स्कंद में भेद होने पर जब उस स्कंद का किसी दूसरे स्कंद से संघात संयोग होता है तो उसमें स्थूलता की उत्पत्ति हो जाती है और वह चाक्षुष हो जाता है। ऐसा करते हैं, इसको कल पढ़ते हैं। अभी आप लोग सूत्र बोल लीजिए, समय अभी हो गया है। हाँ मीना चाची बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वो नेट चला गया था, अब आ गई। भारती आंटी बोलिए। वो मैं पूछ रही थी, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपने तो सुनवा लिया? हाँ आप बोल दीजिए।
हाँ अब बोलिए, वो म्यूट थी मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं वो मैं पूछ रही थी, वो आहार शरीर का भी ना कितना नहीं है, लेकिन जब अपन ने पढ़ा था तो उसने बोला ना कि सपूतन का कितना निकलता है, और जब बिलाव के शेप का कितना निकलता गाय से, तो वो दिखता नहीं है, तो बोलना सफेद रंग का निकलता है कितना, वो आहारक शरीर से निकल, आप बोलो कितना नहीं आहारक शरीर, रंग तो बताया है उसका, लेकिन आँख से नहीं दिखता है वो। रंग तो बताया गया है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है, और मतलब साइज में भी एक हाथ का है, बड़ा भी होता है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म परिणमन करता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। और जो तेजस पुतला है, वो तेजस शरीर, वो भले ही दिखाई दे सकता है, वो 12 योजन जितना बड़ा होता है ना, तो वो फिर भी दिखाई दे जा सकता है, लेकिन वो अलग है। ये तो यहाँ जो तेजस शरीर की बात है, वो अंदर जो कल हमने बात की थी ना, जो शरीर को तेज प्रदान करता है, ऊष्मा, वो वाला तेज शरीर की बात है। और आहारक शरीर, यद्यपि वो एक हाथ का सफेद रंग का आकार उसका सब बताया गया है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप होता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, और उसका इतना फास्ट परिणमन होता है वैसे भी, वो दिखाई नहीं देता है ऐसा। चलिए, अभी इसमें आधा पेज और है, अपन इसको कल कंप्लीट करेंगे, इससे ज्यादा कठिन नहीं है। अभी टाइम तो हो गया है। एक एक सूत्र बोल लीजिए, या फिर कल तीनों सूत्र इकट्ठे बुला लेंगे। 26, 27 और 28 एक एक करके बोल लीजिए। भारती आंटी बोलिए, फिर मीना चाची। मेरा बुक लिख के आगे आप बोलिए, मीना चाची बोलिए।